जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल द एसेंस ऑफ लव में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे खूबसूरत लव स्टोरीज जो सजी है प्रेम, परिवार, देशभक्ति और रोमांस के अनगिनत रंगों से। तो सुनते रहिए खूबसूरत कहानियाँ जिन्हें लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। अगर कहानियाँ पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद। कौन तुझे यूं प्यार करेगा, भाग 4। इनाया अपने दोस्तों के साथ मस्त थी और अपने चुलबुले अंदाज में मस्ती कर रही थी। सबने साथ मिलकर केक कट किया और फिर डांस और खाने पीने में व्यस्त हो गए। वही अरमान अपनी मीटिंग से फ्री हुआ और होटल से बाहर निकला जहां पर उसकी गाड़ी और ड्राइवर इंतजार कर रहा था। वह गाड़ी में बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात का समय था और मौसम खराब हो रहा था। ठंड बढ़ गई थी, बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। ड्राइव करने में अच्छी खासी परेशानी आ रही थी। अरमान बाहर विंडो से बर्फ गिरते देख रहा था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन पर रूह लिखा हुआ आ रहा था। अरमान के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई है और उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। सामने से चहकती हुई सी आवाज़ गूंजी और कुछ कहा गया और उसी के साथ अरमान ने ड्राइवर की तरफ देखा और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। ड्राइवर ने गाड़ी वापस से अरमान के होटल की तरफ ले जाने की जगह दूसरी एरिया की तरफ मोड़ दी। वहां पहुंचकर अरमान ने ड्राइवर की तरफ देखा और उससे चाबी मांगी। ड्राइवर ने चाबी अरमान के हाथ में थमा दी। तुम यहाँ से टैक्सी या ऑटो लेकर निकल जाओ, मैं थोड़ी देर बाद खुद ही होटल निकल जाऊंगा। लेकिन सर, मैं इंतजार कर लेता हूँ, आप परेशान मत होइए। ड्राइवर बोला, कोई परेशानी की बात नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। मेरी फ्रेंड है तो उनसे बात करने के बाद ही निकलूंगा। तुम आराम से जाओ, तुम्हारा काम हो गया है, बाकी कल में मुझे वापस से दिल्ली के लिए निकलना है, तो टाइम से होटल आ जाना जिससे कि ताकि मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर सको। ओके सर, ड्राइवर बोला और निकल गया। अरमान ने एक नज़र उस बिल्डिंग को देखा और फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। 6 फ्लोर का बटन प्रेस किया और मुस्कुराते हुए कुछ गुनगुना उठा। कुछ देर बाद लिफ्ट 6 फ्लोर पर आकर रुकी और अरमान लिफ्ट से बाहर आया और उसी के साथ उसने सामने वाले फ्लैट डोरबेल प्रेस कर दिया। दरवाज़ा खुला और एक मुस्कुराती हुई खूबसूरत लड़की सामने आई और तुरंत अरमान के गले लग गई और अरमान को लेकर फ्लैट के अंदर चली गई। कैसी हो अक्षता? अरमान ने उसकी तरफ देख के कहा। अब तुम आ गए हो तो अच्छी हूँ, अक्षता ने उसका ब्लेजर उसके कंधों से उतारते हुए कहा। और रूह? अरमान ने आगे सवाल किया। वो भी एकदम मस्त, बस तुम्हें मिस कर रही थी। सो गई है क्या? हाँ, अभी अभी। अरमान, हमें घर कब लेकर चलोगे? कम से कम दिल्ली शिफ्ट कर दो, अब रूही को अकेले संभालने में प्रॉब्लम होती है। उद्धरण चिन्ह। पर रीना तो है न फुल टाइम तुम लोगों के पास। अरमान के माथे पर बल पड़ गए। एक हेल्पर, एक मेड रूही के पापा की जगह ले सकती है, अक्षता बोली। अरमान ने गहरी सांस ली और उस रूम की तरफ देखा जहां एक 3 साल की बच्ची सो रही थी। अरमान उस रूम की तरफ बढ़ गया और उसके अंदर आते ही रीना बाहर निकल गई और इससे पहले कि अक्षता रूम के अंदर आ पाती दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। रीना ने एक नज़र अक्षता को देखा और सर्वेंट रूम में चली गईं। अक्षता की आंखों में अजीब से भाव आए और वो दूसरे बेडरूम में चली गईं। अंदर आ बिस्तर पर जा गिरी और आंखों से बेहिसाब आंसू निकलने लगे। उधर रिसोर्ट जहां नेहा और इनाया अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। रात का 1:30 बज चुका था पर लड़कियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बस बस, और कितना पियोगे? इनाया ने रात के करीब 2 बजे अपने दोस्तों को रोकते हुए कहा, जो कि पैग पर पैग लगा रही थी और काफ़ी हद तक ड्रिंक कर चुकी थी। उन सब में एक इनाया ही थी जिसमें ड्रिंक नहीं किया था, आखिर नानी के संस्कारों की बात थी। इनाया हर तरीके के नशे से दूर थी और गलत आदतों से भी। इनाया के साथ साथ नेहा भी ड्रिंक और स्मोकिंग नहीं करती थी पर उसकी बाकी की और सहेलियां इन सब में इन्वॉल्व हो गई थी। खास तौर पर शिमला से बाहर निकलने के बाद जब मेट्रो सिटीज़ में गई तो काफ़ी कुछ आदतें उनकी बदली थी। इन्हीं ये लोग नहीं रुकने वाले, चलो हम लोग चलकर सोते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो गया, अब इन्हें अपना एंजॉय करने दो, नेहा ने कहा और उठकर जाने लगी कि तभी उनकी फ्रेंड नैना को वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई। अरे, इसकी तो तबीयत खराब हो रही है, नेहा ने कहा और इनाया और नेहा उसे संभालने लगी। बाकी की और लड़कियां ड्रिंक के कारण लगभग नींद में जा चुकी थी, पर नैना की हालत खराब होती जा रही थी। बाहर तूफान सा आया हुआ था, बर्फबारी हो रही थी। नेहा ने तुरंत रिजॉर्ट के मैनेजर को कॉल किया। हेलो सर, मेरी फ्रेंड ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और उसकी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज़ कोई डॉक्टर हो तो बुला दीजिए। सारी मैडम, पर इस समय रिजॉर्ट में कोई डॉक्टर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कोई मेडिसिन हो तो वही दे दीजिए, नेहा ने कहा। नहीं मैडम, हमारे पास कोई दवा नहीं है। हाँ, पर यहाँ से आधा पौने किलोमीटर एक नर्सिंग होम है और वही मेडिकल स्टोर भी, मैनेजर बोला। आप प्लीज़ दवा मंगा दीजिए ना, नेहा ने रिक्वेस्ट की। सॉरी मैडम, पर इस समय रिजॉर्ट में एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है और मैं जा नहीं सकता, आपको खुद ही जाना होगा, मैनेजर बोला और कॉल कट कर दिया। इन्हीं तू नैना को संभाल, मैं तेरी स्कूटी से जाकर मेडिसिन लेकर आती हूँ।
नेहा बेहद परेशान हो उठी। तू रुक और इसे देख, मैं दवाई लेकर आती हूँ। वैसे भी तुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, इनाया ने कहा। नेहा नैना को संभालने लगी और इनाया ने अपनी जैकेट पहनी और इसका चेहरे पर स्कार्फ बांध लिया और स्कूटी लेकर धीमे धीमे बाहर की तरफ चल दी। उधर अरमान अपनी गाड़ी से चला जा रहा था कि तभी गाड़ी बंद हो गई। वो उतर के देखने लगा कि तभी पैर स्लिप किया और अरमान फिसलता चला गया। इनाया रिजॉर्ट से अभी थोड़ी आगे बढ़ी थी कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, कोई है, हेल्प कीजिए मेरी। और इनाया ने स्कूटी एकदम से रोक दी। ये तो किसी आदमी की आवाज़ आ रही है, इनी बोली और उसने सुनने की कोशिश की कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। प्लीज़ हेल्प कीजिए, कोई है यहाँ, प्लीज़ हेल्प मी। उद्धरण चिन्ह। आवाज़ फिर से आई और इनाया ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो वहाँ एक बड़ी गाड़ी खड़ी दिखाई दी। इनाया गाड़ी की तरफ बढ़ गई और तभी नज़र नीचे खाई की तरफ गई जहाँ पर पेड़ से एक आदमी लटका हुआ था। वो कोई और नहीं अरमान था। फुल ओवरकोट पहना हुआ, चेहरे भी आधा मफलर से ढका हुआ था। इनाया की हालत खराब हो गई उसे देखकर, क्योंकि वह अगर गिरता तो बहुत गहरा जाता और उसके बाद उसके बचने के कोई उम्मीद ही नहीं थी। प्लीज़ हेल्प, हेल्प मी प्लीज़, मुझे बाहर निकालो प्लीज़, मदद करो, बचाओ मुझे। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ फिर से आई। सर आप घबराए मत, मैं हेल्प करती हूँ ना, मैं हेल्प करती हूँ, प्लीज़ शांत रहिए। इनाया चारों तरफ नज़र दौड़ाकर मदद के लिए किसी को देखती हुई बोली। प्लीज़ डू समथिंग, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। अरमान कांपती आवाज़ में बोला। प्लीज़ थोड़ी हिम्मत रखिए सर, मैं हेल्प करती हूँ। इन्हीं ने चारों तरफ देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसका दिमाग चला और उसने जल्दी से अपनी स्कूटी की डिक्की खोली। उसमें एक रस्सी रखी हुई थी। उसने वह रस्सी का एक सिरा नीचे खाई की तरफ फेंका और उसका दूसरा सिरा अपनी स्कूटी से बांध दिया और फिर स्कूटी को घुमाकर पेड़ का एक चक्कर लगाकर खड़ा कर दिया ताकि छूटने का कोई चांस ही ना रहे। सर इस रस्सी को पकड़ लीजिए और ऊपर आने की कोशिश कीजिए, मैं भी आपको खींचती हूँ, इनाया बोली और रस्सी फेंकी। 2-3 कोशिशें की और वह रस्सी उस आदमी यानी अरमान के हाथ में आ गई और उसने उस मजबूती से पकड़ लिया। इनाया पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने लगी पर उसके लिए आसान न था एक जवान आदमी को इस तरीके से खींचना। वह खुद एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की थी पर उसने हिम्मत नहीं हारी। प्लीज़ सर हिम्मत रखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको बाहर निकाल लूंगी, इनाया बोली और वापस से उसे खींचने लगी। 15 मिनट की मेहनत के बाद इनाया ने उसे बाहर खींच लिया, पर इतना करते करते उसकी सांस फूल गई थी और चेहरा लाल हो गया था। हाथ उसके दर्द कर रहे थे तो वह एकदम से वहीं पर गिर गई और खींचने के कारण एक पल को अरमान भी उसके ऊपर आ गिरा। इनाया गहरी सांस लेने लगी तो वही अरमान गहराई से उसे बचाने वाली की उन 2 आंखों को देखने लगा। जैसे ही अरमान को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ वो तुरंत पलट के उसके बाजू में जा गिरा। इनाया की आंखें दर्द और घबराहट के कारण बंद हो गई तो वही हाल अरमान का भी था। वह वही इनाया के बगल में गिरा हुआ गहरी सांसें ले रहा था। दिल एक एहसान के बोझ तले दब गया था। आज उसकी जान बची थी इस लड़की के कारण, वरना उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। कुछ पलों के बाद वह उठा और इनाया की तरफ देखा जो कि आंखें बंद किए हुए थी। एक पल को वह डर गया और उसने तुरंत इनाया के सिर पर हाथ रखा। आप ठीक हो? वो घबराई सी आवाज में बोला कि इनाया ने जल्दी से आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। हाँ सर मैं ठीक हूँ। बीबा की आप ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरी हेल्प की, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आज बचूंगा नहीं। इस सुनसान जगह में कौन मेरी हेल्प करने आता? अरमान धीमे से बोला। मेरी नानी माँ कहती है जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। इन्हीं बोली और उठ खड़ी हुई। आपकी नानी बहुत अच्छी बातें करती है और आप भी। अब आपको निकालना चाहिए। मैं भी निकलता हूँ, वो बोला। जी, इनाया बोली और तभी उसकी नज़र इनाया की स्कूटी पर गई। ये वही स्कूटी थी जो कि उसने दोपहर को देखी थी और उसने फिर से इनाया के चेहरे की तरफ देखना चाहा पर चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था। चलिए चलते हैं, आप मैं छोड़ दूँ, अरमान बोला। आपकी गाड़ी खराब है सर। अभी तो उल्टा आप मुझसे लिफ्ट ले लीजिए। आपकी गाड़ी जितनी बड़ी नहीं है मेरी गाड़ी। पर मेरी पिंकी ने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया। वो क्या है, मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ। उसको समय समय पर खाना पानी देती हूँ और भरपूर नींद भी। इनाया की लच्छेदार बातें शुरू हो गई और अरमान बस आंखें फाड़े उस अनजान लड़की को देखे जा रहा था। पिंकी और खाना पानी, अरमान ने नासमझी से कहा। अरे साहब बड़े लोग बड़ी बातें आप नहीं जानते होंगे, पर गाड़ी घोड़े को भी खाना यानी कि पेट्रोल डीजल सर्विसिंग और प्रॉपर केयर और रेस्ट चाहिए होता है। इनाया दार्शनिक अंदाज में बोली तो अरमान अपने कवर चेहरे के अंदर मुस्करा उठा। लो आपकी बातों में भूल गई कि इमरजेंसी है। उधर मेरी फ्रेंड ओवर ड्रिंक करके उल्टियां करे पड़ी है। अब भाई दारू फ्री की है पर आपकी बॉडी तो फ्री की नहीं है। उतना ही पियो जितना पचा पाओ, पर नहीं फ्री का मिला नहीं कि टूट पड़ना है लोगों को फिर दारू हो या भंडारा।
इनाया बड़ किए जा रही थी और अरमान आंखें फाड़े देख रहा था, क्योंकि जितना वो साल भर में बोलता होगा उतना ये लड़की अभी बोल चुकी थी। लो कर दिया ना आपने अपनी बातों से लेट। अब मुझे तो बेफिजूल की बातें करने की आदत है, नहीं पर लोग हैं कि बोलते रहते हैं। इनाया बोली और स्कूटी की तरफ बढ़ने लगी। तभी वहां एक टैक्सी आकर रुकी तो अरमान ने उससे फिर से थैंक्स कहा और टैक्सी की तरफ बढ़ गया। उसने टैक्सी वाले से बात की और तुरंत उसमें बैठकर चल दिया। वैसे भी वह बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और ठंड के कारण उसकी हालत खराब थी। इनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वह अपनी स्कूटी लेकर स्टोर की तरफ बढ़ गई। उसने दवाई खरीदी और वापस रिजॉर्ट की तरफ चल दी। पर आज की इस घटना ने उसके मन में भी एक डर भर दी थी। इसलिए अब उसका दिल कर रहा था जल्द से जल्द नानी के पास जाने का। पर रात को तो जा नहीं सकती थी, इसलिए सुबह तक उसे इंतजार करना था। रिसोर्ट में जाकर उसने दवाई अपनी फ्रेंड को दी तो उसे थोड़ा आराम मिला और वह सो गई। नेहा और इनाया ने राहत की सांस ली और वह दोनों भी जाकर अपने बिस्तर पर गिर गई। इनाया ने अपना मफलर हटाया तो एक सोने की चैन उसमें उलझी मिली। ये, इनाया ने खुद से कहा और तभी अरमान का उसके ऊपर गिरना याद आया। ओह, तो ये चैन मिस्टर BMW की है। चलो अब जब मिलेगा तो लौटा दूंगी, इनाया खुद से बोली और चैन संभाल के रख लिया। उधर अरमान अपने होटल पहुंचा और ब्लेजर और ओवरकोट उतार कर फेंक दिया और उसी के साथ छन की आवाज़ के साथ एक घुंघरुओं वाला ब्रेसलेट फर्श पर गिरा। अरमान ने आंखें छोटी करके उसे देखा और फिर उठा लिया। ये तो मिस पिंकी की है शायद, अरमान बोला और उसे उठा के मुट्ठी में भींच लिया और फिर अपने लैपटॉप बैग की पॉकेट में डाल दिया। मफलर हटा दिया और बिस्तर पर गिर गया। गहरी सांस लेने लगा और आंखों के आगे वह सारा समय गुजरने लगा। किस तरह रात को उसकी नींद खुली तो उसने खुद को रूही के पास पाया। रूही अभी भी मासूमियत से सो रही थी। अरमान ने ओवरकोट पहना और बाहर निकलने लगा। तभी अक्षता उसके सामने आ खड़ी हुई। मुझे समझ नहीं आता कि तुम जब रूही को अपना मान सकते हो तो मुझे क्यों नहीं। अक्षता बोली, प्लीज़ अक्षता, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतना सोचना और इस तरीके से टेंशन लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आराम करो, मैं तुम दोनों के दिल्ली आने का इंतजाम कर रहा हूँ। अब तुम लोग दिल्ली ही रहोगे जिससे कि मैं देखरेख अच्छे से कर पाऊँ। अरमान ने कहा, हमें देखरेख नहीं, अपनों की ज़रूरत है। वी आर फैमिली अरमान। अक्षता प्लीज़ प्लीज़ आज मत जाओ ना, रुक जाओ ना आज यहीं पर मेरे पास। अक्षता ने भरी आंखों से कहा, रूही का ख्याल रखना और कुछ बात हो मुझे तुरंत कॉल करना। अरमान ने एक नज़र उसे देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर पलट के देखा, अपनी तैयारी कर लेना, 1-2 दिन बाद फ्लाइट के टिकट करा दूंगा और तुम लोगों के आने का इंतज़ाम भी, अरमान ने कहा और बिना उसकी तरफ देख बाहर निकल गया। अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया पर दिमाग अजीब तरीके से उलझा हुआ था। थोड़ा ही आगे बढ़ा कि गाड़ी अचानक से रुक गई। वह गाड़ी से उतरा देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है कि तभी उसका पैर फिसला और एक तेज हवा के झोंके के कारण वह फिसलता चला गया और खाई में लगभग गिरने को ही हुआ। पर तभी वह पेड़ उसके हाथ में आ गया और वह वहीं पर लटक गया। ठीक उसी समय वह अनजान लड़की आ गई। अरमान ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। कौन थी वह लड़की, कितनी बहादुर है वह। अभी मुझे बचाया और सुबह उन दृष्टिबाधित लोगों की मदद कर रही थी। इस समय अगर वह नहीं आई होती तो मेरी जान चली जाती, ये तो पक्का है, क्योंकि इस तूफानी रात में कौन मेरी मदद करने आता है। भोलेनाथ, उसे खुश रखना और मुझे उससे फिर से जरूर मिलाना। ना जाने क्यों उसे देखने का, उसे जानने का बड़ा ही मन कर रहा है। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ खास है वह लड़की और मुझे उसे जानना समझना चाहिए। अरमान ने खुद से ही कहा और फिर हीटर ऑन कर दिया और आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे कभी अक्षता, कभी रूही तो कभी उस अनजानी लड़की का चेहरा आ रहा था जिसे उसने अब तक देखा ही नहीं था। देखा था तो सिर्फ उसकी काली गहरी आंखों और कॉलर बोन पर बना हुआ वह मोर का पंख और उसकी वह पिंक कलर की स्कूटी। पिंकी स्कूटी का नाम ऐसा कौन रखता है। कुछ अलग थी वो, एक खनक थी उस लड़की की आवाज़ में, एकदम जिंदगी से भरी हुई। ऐसे लोग खुद भी जिंदगी खुलकर जीते हैं और दूसरे लोगों की भी जिंदगी में खुशियां ला देते हैं। काश की, अरमान ने खुद से ही कहा कि तभी फिर से अक्षता का चेहरा आंखों के आगे आ गया और चेहरे पर एक तनाव आ गया। यह मैं क्या सोच रहा हूं जो हो ही नहीं सकता, उसे सोचने से क्या फ़ायदा है। मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे उन्हें ही पूरा करना है। इन सब के लिए ना ही मेरे पास समय है और ना ही इजाज़त, अरमान ने खुद से ही कहा और आंखें भींच ली। उधर इन्हीं की आंखों में नींद नहीं थी। अजीब ही था, वह लड़का इतनी ऊंची खाई से गिर रहा था। इतना बड़ा आदमी, अमीर, 2 तोले से ज़्यादा वजनी है, ये चैन और ये पत्थर डायमंड लग रहा जो कि चैन में था। BMW चला रहा था पर साथ में एक ड्राइवर तक नहीं था। वह तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर पहुंचे गई, वरना आमिर जादे का आज राम नाम सत्य हो जाता। उस खाई में गिरता तो उसकी हड्डी पसली तो क्या उसका चूर्ण भी नहीं मिलता। इनाया खुद से बोली और आंखें बंद कर ली। एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। बस आरू, अब और स्पीड नहीं।
उसके पास बैठी लड़की ने कहा, अरे अभी तो स्पीड शुरू हुई। डोंट वरी, दिस इज द लाइफ एंड आई लव एडवेंचर। और रोड खाली है। आरू बोला कि तभी एक तेज आवाज और फिर खून ही खून। पुलिस का सायरन और एम्बुलेंस की आवाज। और अरमान एकदम से उठ खड़ा हुआ। शरीर पसीने पसीने हो रहा था और सांसें तेज। दिल की धड़कन ऐसी जैसे दिल सीने से निकल के बाहर आ जाएगा। उसने टेबल से उठाकर पानी पिया और टी शर्ट उतार फेंकी। इतनी बर्फीली रात में भी शरीर जल उठा था। अरमान ने उठकर खिलड़ी खोली और बर्फीली हवा उसे छूने लगी। क्यों नहीं भूलती वो स्याह काली रात जो कि धब्बा है मेरे वजूद और व्यक्तित्व पर। काश कि वो रात नहीं आई होती मेरी जिंदगी में। काश कि सब सही होता। काश कि मैं भूल पाता सब। अरमान खुद से बोला और फिर खिड़की खुली ही छोड़ बिस्तर पर आ गिरा। जानता हूँ शिव शंभू की भूल हुई मुझसे। प्रायश्चित कर रहा हूँ प्रभु पर अपराध बोझ जैसे जान लिए जा रहा है। मुक्ति दीजिए मुझे इस बोझ से या फिर सजा पर सब ठीक कर दीजिए प्रभु सब ठीक कर दीजिए। तो मित्रों अगला पार्ट जल्दी ही